नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल। स्वागत है आपका पाल एकेडमी में। तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ऑनलाइन बैचेस लाए जाएंगे और सबसे पहले जो है मैथ्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति दिख रहा है ना ऊपर, ठीक, संख्या पद्धति है ना। तो संख्या पद्धति हमको देखना है। तो सबसे पहले संख्या क्या होता है भाई, अगर मैं पूछूं कि संख्या क्या है, नंबर संख्या। जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिख दूं कि भाई 25 ये क्या है, एक संख्या है। 36 ये एक संख्या है। 37 ये क्या है, संख्या है। क्या मैं अगर सीधा ये लिख दूं 9 तो ये एक संख्या है या अंक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 9 क्या है, संख्या है या फिर अंक है, क्या है? तो भाई देखो, संख्या और अंक दोनों है। एक सिंगल अंक भी अपने आप में क्या होता है, संख्या होता है, याद रखना है ना। एक सिंगल अंक भी अपने आप में क्या होगा, संख्या होगा। लेकिन ये है क्या, अगर मैं अंक की परिभाषा बोलूं, अंक का डेफिनेशन बोलूं, तो ये अंक को आप कैसे डिफाइन कर पाओगे? क्या होता है अंक? देखो, अगर मैं अंक की बात करूं तो एक उदाहरण से समझो। अंक बेसिकली क्या है, एक सिंबल है, एक चिन्ह है, ठीक है। अब चिन्ह है, कैसे समझा दूं मैं कि अब ये चिन्ह किसका है, आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का, आंकड़ों को प्रदर्शित करने का चिन्ह, प्रदर्शित करने का क्या है, चिन्ह, ठीक है। अंक क्या है, अंक एक सिंबल है, चिन्ह है। किसका, क्यों चिन्ह है भाई, क्या चीज के लिए उपयोग किया जाएगा इसको, आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, जैसे कि ये मार्कर है, मैंने एक टेबल है, इस टेबल पे 5-6 मार्कर रख दिए, ठीक है। तो अब इस टेबल पे मार्कर रखे हुए हैं ये। अब मैं आज यहां पर आपको बोल दूंगा, कल मैंने यहां मार्कर देखा 6 हैं, तो मैं अगर आपको आके बोलूंगा कि भाई देखो कि मैंने एक टेबल पे 6 मार्कर देखे थे, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप समझ जाओगे, ठीक है नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक टेबल पे 6 मार्कर देखे थे तो आप तो समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं यही बात किसी चाइनीज को बोलूं तो क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसलिए समझ गए क्योंकि भाषा सेम थी दोनों की। लेकिन अगर भाषा सेम नहीं है तो मैं इस आंकड़े को कैसे सामने वाले को समझाऊंगा? तो वो मैं इस, जैसे ही मैं उस चाइनीज के सामने ये लिखूंगा, ऐसा एक चिन्ह बनाऊंगा, वो समझ जाएगा कि कितने मार्कर थे, 6 मार्कर थे। तो आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक क्या है, चिन्ह है। समझ में आ रहा है ना? जिसने भी बनाया होगा उसने सोचा होगा भाई 6 आंकड़े होंगे तो उसको ऐसे प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे कि हमारे हिंदी में उसको उस अंक को अलग लोगों ने बनाया है कि नहीं। हमारा हिंदी का अंक, उस अंक को अलग लोगों ने बनाया, इस 6 को ऐसे करके लिख देते, ठीक है। 6 ये भी है, 6 ये भी है, दोनों हैं। लेकिन इसको किसी और ने बनाया, इसको किसी और ने बनाया, इसलिए दोनों में अंतर है। समझ पा रहे हैं ना? ठीक, तो समझ में आ गया। अंक क्या होगा, आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक चिन्ह होगा। अब आंकड़ों को प्रदर्शित, अब बहुत सारे अंक या एक अंक अपने आप में क्या होता है, संख्या होता है। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट अंक को भी हम क्या बोलेंगे, अंक के समुच्चय को क्या बोलेंगे, हम संख्या बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो नंबर समझ में आ गया आपको। अब नंबर अगर समझ में आ गया तो नंबर सिस्टम क्या है फिर, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नंबर सिस्टम क्या है भाई? अब देखो, इसी संख्या को मैं ऐसा लिख दूं
कि 8 + 4, तो अब बोलोगे कितना? 12। 8 - 4 कितना हो जाएगा? 4। 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32। 8 ÷ 4 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों संख्या तो सेम है, लेकिन इस चिन्ह के वजह से, इस चिन्ह के वजह से सबका रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है कि नहीं? सबका रिजल्ट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ऐसा? तो यही हम जानेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। संख्याओं के बीच में कौन कौन से चिन्ह लगा, तो यही सिस्टम हो गया। संख्या को रिप्रेजेंट करने का पद्धति को हम क्या कहते हैं? संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब संख्याओं को प्रदर्शित करने की पद्धति होगी, ये हम तभी समझ पाएंगे जब संख्याएं पता चले हमको कौन कौन सी संख्याएं होती है। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि बहुत सारे टाइप की संख्याएं होती है, जैसे ऋण संख्या होगी, है ना, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, मूल संख्या, है कि नहीं? तो उन सभी को हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं हमारे पास जिसका हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या पद्धति कितने प्रकार की होगी। तो पद्धति की बात की जाए तो दो टाइप की पद्धतियां होती है। सबसे पहला होगा, दो टाइप की नहीं, हमें पढ़ना दो टाइप का है। पहला होगा बाइनरी सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग द्विआधारी सिस्टम बोलते हैं, द्विआधारी पद्धति। दूसरा होगा डेसिमल, दाशमिक सिस्टम बोलेंगे इसको, दाशमिक पद्धति। दूसरा होगा डेसिमल दाशमिक पद्धति, है ना। इन्हीं दो को पढ़ना है। हालांकि ऑक्टाडेसिमल ये इसके अंतर दाशमिक पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, है ना। लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ क्या है, बाइनरी। बाइनरी भी ना के बराबर ही पढ़ना है। ज़्यादातर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम में डेसिमल पद्धति, दाशमिक पद्धति। बाइनरी सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग जानते होंगे कि इसमें हम लोग दो अंक का यूज करते हैं। कौन कौन सा? 0 और 1, इसी का यूज करेंगे। दूसरी बात डेसिमल सिस्टम में दाशमिक, जैसे पता चल रहा है कि डेसी मतलब 10, दाशमिक तो 10 का मतलब क्या होगा, 10 अंक का उपयोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक हो जाएगा 8, ठीक है, 9 और 10, सॉरी 10 नहीं 0, ठीक है। तो ये 10 अंकों का जो 10 अंकों का यूज करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, दाशमिक पद्धति। अब ये दाशमिक पद्धति के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। बहुत सारी संख्याएं होंगी दाशमिक पद्धति में। अब डेसिमल के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा। हमको पढ़ना क्या है, डेसिमल सिस्टम अच्छे से पढ़ना है और बाइनरी सिस्टम का बहुत कम पढ़ना है ना। वो सिर्फ बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को ऑक्टाडेसिमल, ये सब कन्वर्ट करने के बारे में आता है। तो वो चीज़ भी हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये सब आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये सब संख्याएं हैं और ये सब संख्याएं क्या होगी, डेसिमल सिस्टम हो गया। और ये सब संख्याएं, ये सब किस टाइप की संख्याएं हैं, ये सब एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या जो एग्जिस्ट करती हैं, जिससे हम लोग 99% डील करते हैं हर जगह, है कि नहीं। तो वो क्या होगा, -इन्फिनाइट से लेकर के कहाँ तक जाओगे, 0, उसके बाद फिर +इन्फिनाइट तक।
अनंत निगेटिव से लेकर के अनंत धनात्मक तक जाओगे आप। समझ में आ रहा है इतना ना? और कोई दिक्कत? चलिए, ऐसे कोशिश किया जाएगा कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो अगर सामने बच्चे होते थे तो डाउट क्रॉस हो जाता था, क्रॉस क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है ना? मैंने कहा है 2-3 लोगों को कि वो आकर के यहाँ बैठें, और क्या है, सिर्फ कैमरा को देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ा किसको रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो 2-3 लोगों को, स्टूडेंट्स को बुला करके बैठाया जाएगा, फिर उनको देख करके पढ़ाऊँगा मैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या था? वास्तविक संख्या, है ना? तो वास्तविक संख्या भी 2 टाइप की होगी। वास्तविक संख्या भी 2 टाइप की होगी। एक होगा दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। दूसरा होगा पूर्णांक संख्या। दशमलव संख्या आपको पता है कि जो संख्या दशमलव में है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। चलिए आगे देखते हैं। ठीक ठीक, डेसिमल संख्या, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। दशमलव संख्या बहुत टाइप की होगी, जैसे जो संख्या में दशमलव लग जाए, जैसे मैं लिख दूं कि भाई 0.1 ये दशमलव हो गया, है ना, 0.9 ये दशमलव हो गया, 0.3 ये दशमलव हो गया, 0.25 ये सब क्या है? दशमलव संख्या है। 1.25 ये भी क्या हो गया? दशमलव संख्या हो गया। पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई? पूर्णांक जिसमें दशमलव नहीं होगा, जो अपने आप में एक पूर्ण संख्या होगी। ये संख्या पूर्ण नहीं है ना, ये 1 है और उसका, जिसको हम लोग सवा बोल देते हैं, तो ये पूर्ण नहीं है ना। तो याद रखना कि ये पूर्ण नहीं है, और ये पूर्णांक संख्या, इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या होगी, है ना। अब ये क्या होगा कि ये एक तो सम होगी, या फिर सॉरी, एक होगा धनात्मक पूर्णांक। याद रखना, पूर्णांक किस किस टाइप का होगा? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद फिर ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भाई? 1 से लेकर के कहां तक जाएंगे हम लोग? यहां तक जाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद फिर ऋणात्मक पूर्णांक कहां होगा? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक जाएंगे, यही होगा ना। तो अब इन दोनों के बीच में आता है 0। क्या आता है? 0, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 0। शून्य आएगा कि नहीं आएगा? भाई मैंने क्या किया कि 1 से लेकर के इन्फिनाइट, उसके बाद यहाँ 1 से लेकर के -1, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के कहाँ तक? -1, ठीक है, -1 तक जाते हैं। अब बीच में बच गया क्या? 0, शून्य। तो ये 0 क्या है भैया? ये 0 जो है ये एक न्यूट्रल संख्या है, याद रखना। क्या है? न्यूट्रल नंबर है, या न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। शून्य क्या है? एक न्यूट्रल इंटीजर है। धनात्मक संख्या क्या होगी? धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेकर के -इन्फिनाइट तक, और इसमें बच गया बीच में 0। तो 0 क्या हो गया? एक न्यूट्रल संख्या है, याद रखना। 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर, तो हम आगे कहां? पूर्णांक संख्या, धनात्मक। अब पूर्णांक के अंतर्गत इसको, जिसको उतारना हो उतार लेना। अब आ गए हम लोग कहां पर? पूर्णांक।
इंटीजर जिसको हम कहेंगे, है ना। अब देखो पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक के अंतर्गत आएगा पूर्णांक, ठीक है। प्राकृतिक संख्या इसके अंतर्गत आएगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है भाई, जिसको जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, जैसे कि 1, 2, 3। उसके बाद क्या होगा, अप्राकृतिक संख्या। भाई अगर प्राकृतिक संख्या है तो अप्राकृतिक की संख्या भी होगी, तो अप्राकृतिक संख्या, या इसी को हम लोग क्या बोले, अगर वो अप्राकृतिक है इसका मतलब वो क्या है, वो कृत्रिम संख्या है। तो कृत्रिम संख्या कौन सी है, 0, 0। 0 का खोज किया गया है आर्यभट्ट के द्वारा, तो 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम संख्या। याद रखना कि प्राकृतिक संख्या और अप्राकृतिक संख्या, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 से लेकर के 1, 2 और ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। याद रखना है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या किसको बोले, संख्या पूर्ण कब होगी, मान लो कि मैंने 1, 2, 3 से 9 तक लिखा, अब उसके आगे तो हो ही नहीं सकता कुछ, जब तक 0 नहीं होगा। तो जब तक मैं 0 ना लगाऊं यहां पर, तब तक वो संख्या पूर्ण नहीं हो पाएगी। समझ रहे ना। तो पूर्ण संख्या के लिए क्या होना जरूरी है, 0 होना बहुत जरूरी है, तभी संख्याएं पूर्ण होगी। तो प्राकृतिक संख्या जो हमें प्रकृति से मिली है 1, 2, 3, 4 टू इनफाइनाइट। अप्राकृतिक संख्या, इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अप्राकृतिक संख्या ये है, क्या है, 0 है। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक। जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पूर्णांक के अंतर्गत क्या होगा, प्राकृतिक, अप्राकृतिक और पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर आप देखते हैं, अब देखो प्राकृतिक में ही क्या मिलेगा आपको, सम, विषम, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। 2 से पूर्णतः विभाजित होगी वह क्या होगा, सम संख्या। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा या होगी, जो भी है। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। देखो ये मत समझना है कि जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो विषम है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। सम प्राकृतिक संख्या और इसी में क्या होगा, विषम प्राकृतिक संख्या। इसमें सम प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 स्टेप्स, 2-2 के गैप में। उसके बाद फिर क्या होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, मतलब क्या होगा, सबसे पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 स्टेप्स एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसके बीच में भी 0 छूट गया, यहाँ स्टार्ट किए 1 से, यहाँ स्टार्ट हुआ 2 से, 0 छूट गया, तो 0 भी इसके अंतर्गत ही आता है। 0 भी एक सम संख्या होती है, याद रखना इसको, है ना, क्योंकि 0 भी क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाता है कि नहीं। 0 भी 2 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। 0 क्या है, एक सम संख्या है ना। चलिए इतना नोट कर लेना आप, आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, सम संख्या और विषम संख्या। अब इसी के अब इसी के आगे देखते हैं हम लोग एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर।
कंपोजिट नंबर और एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, इसी को हम लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है? जो दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा, उसे हम क्या कहेंगे भाई? भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया 25, तो 25 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है? 1 से विभाजित हो जाता है, 5 से हो जाता है, 25 से हो जाता है, दो संख्या और उससे ज्यादा। समझ पा रहे हैं आप? तो क्या ये भाज्य संख्या है? बिल्कुल ये भाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिख दिया कि 23, तो ये 1 से विभाजित होगा और 23 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। समझ रहे ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ गया भाज्य संख्या क्या होगा? ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक से विभाजित हो जाए। दूसरी बात आ जाओ, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? मतलब प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होगी। ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित होगी। कौन कौन से? एक तथा स्वयं से। एक तथा किससे? स्वयं से। वन एंड इटसेल्फ। याद रखना, एक तथा स्वयं से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर, जैसे मैं लिख देता हूं कि 3, ये किससे विभाजित होगी? 1 से और खुद 3 से, स्वयं से विभाजित होगी। जैसे संख्या लिख दिया 5, वो 1 से और खुद से विभाजित होगी। जैसे लिख दिया 7, ये 1 से और 7 से ही विभाजित होगी, है ना? जैसे मैं लिख दूं 9, तो अब देखो यहाँ पर ये 1 से विभाजित होगा, 3 से होगा और खुद से होगा। तो ये क्या, ये तीनों तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये चौथा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 अंकों से विभाजित हो गया। जबकि परिभाषा क्या बोलता है कि वो केवल दो संख्याओं से विभाजित होगी, तभी उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। यहां तक समझ रहे हैं ना? चलिए इतना लिख लीजिए, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब प्राइम नंबर में और दो टाइप होते हैं। क्या क्या? एक तो होगा आपका को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एक क्या होगा? को प्राइम नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। दूसरा होगा रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब सापेक्षित अपेक्षित, हालांकि बोलना तो चाहिए सापेक्षित अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर और को हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे तो को प्राइम नंबर मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा? रिलेटिवली प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सबसे पहले रिलेटिवली प्राइम नंबर को समझ लो कि ऐसी दो संख्याएं, यहां लिख लेना, ऐसी दो संख्याएं, संख्याओं का समूह, ऐसी दो संख्याओं का समूह
जिनमें उभयनिष्ठ, ठीक है, थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, इसमें कॉमन एक होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार में, चलिए कोई बात, समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा तो। या फिर एक और लिख सकते हो, उभयनिष्ठ एक होगा या उसका एचसीएफ एक होगा। उभयनिष्ठ एक होगा या फिर एचसीएफ एक होगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। अब एग्जाम्पल में देता हूं, जो लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए होंगे मुझसे तो वो समझ जाएंगे कि एचसीएफ क्या होता है ना। जो नहीं पढ़े होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो उन्हीं के लिए मैंने लिखा है कि उभयनिष्ठ क्या होगा? एक होगा। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, है ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि भाई 13 और 12 ये दो संख्याओं का समूह है, ऐसी दो संख्याओं का समूह है। अब इन दोनों में क्या होता है कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 13 गुणा 1 और 12 गुणा 1, है कि नहीं। तो इन दोनों जगह क्या है? एक है, सिर्फ एक ही कॉमन आना चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या होगा? एक होगा, या एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। तो यहां पे ध्यान रखना कि एक ही कॉमन आ रहा है यहां से। अब अगर मैं बाहर निकालना चाहूं तो एक ही निकाल सकता हूं ना, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया? रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। जैसे मैं एक लिख दिया कि 12 और 15, ठीक है, 12 और 15। अब यहां पर देखो कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 गुणा 3 गुणा 4 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस 15 को क्या लिख सकता हूं, 1 गुणा 3 गुणे 5, ये लिख सकते हैं ना। 1 इंटू 3 इंटू 4 और 1 इंटू 3 इंटू 5। तो यहां से देखो एक कॉमन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां एक ही कॉमन आना चाहिए था, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। देखो यहां पर देखो 3 भी कॉमन आ जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ गया? ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। यहां देखते हैं को प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं, थोड़ा यहां समझ में आ गया होगा उम्मीद है। यहां देखो को प्राइम नंबर की बात हो रही है। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का समूह। अब दो अभाज्य संख्याओं का समूह है तो वो कॉमन तो एक आना ही है, सीधी सी बात है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें कॉमन, पहले उभयनिष्ठ लिख देते हैं, जिनमें उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन एक हो, ठीक है, इसमें कॉमन एक हो या एचसीएफ एक हो। समझ रहे हो ना? ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह, जिन संख्याओं का समूह जिनमें उभयनिष्ठ क्या होगा? एक होगा। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि अगर दो अभाज्य संख्या मैं साथ में लिख दूं तो उसमें एक ही कॉमन आएगा, उसके अलावा कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। अगर कॉमन आ गया तो अभाज्य संख्या नहीं है वो, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे मैं ले लिया कि भाई 13 और 17, 13 और 17। अब देखो यहां पर दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों में कॉमन क्या होगा? एक होगा, इसलिए ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया। समझ रहे हैं बात? ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गया, सह अभाज्य संख्या हो गया। अगर मैं लिख लेता हूं यहां पर 13 और यहां लिख लेता हूं 21, तो यहां पर भी कॉमन एक ही आ रहा है, लेकिन 21 जो है ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है, ये एक भाज्य संख्या है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्या ये को प्राइम नंबर नहीं है? क्या ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एचसीएफ कितना आ रहा है? एक आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना?
को प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, जो जोड़ा है, संख्या का जो जोड़ा है वो क्या होना चाहिए, दोनों अभाज्य प्राइम नंबर होने चाहिए। लेकिन रिलेटिवली प्राइम नंबर में दोनों अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है, बस हमें कॉमन एक चाहिए। समझ रहे ना। चलिए तो इतना लिख लीजिए, इतना समझ। तो ये था हमारा क्या, इंटीजर। अच्छा एक बात या और मैं भूल गया बताना कि ये जो एक है, एक है, ये किससे किससे विभाजित हो रहा है, एक किससे भाग होगा, एक से ही भाग होगा। और किसी संख्या से भाग होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कौन सा नंबर होगा, एक, ये क्या ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है, आपको ये बताना है। एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो याद रखना, एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, एक मिनट, चलिए माइक थोड़ा इधर उधर हो गया था। चलिए देखते हैं, कंपोजिट नंबर है ना, प्राइम नंबर है एक, हम क्या बात कर रहे थे कि प्राइम नंबर है एक या फिर कंपोजिट नंबर। तो याद रखना कि एक जो है ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक के बारे में ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब अगर मैं जीरो की बात करूं तो बताओ जीरो भाज्य है अभाज्य है, सोचो। देखो जीरो क्या होगा, अब पहले ये देखो कि जीरो किससे किससे भाग जा रहा है। जीरो खुद से भी भाग जाएगा, एक से भी भाग जाएगा, ठीक है, दो से भी जाएगा, तीन से भी जाएगा, चार से भी जाएगा, सभी से जाएगा। भाई जीरो और एक से तो जा ही रहा है, दो संख्या से जा रहा है, लेकिन दो से भी चल जाता है जीरो, तीन से भी चल जाता है, चार से भी चले जाता है कि नहीं। लेकिन जीरो जो है, अगर मैं जीरो को भाग दूं तो जीरो किससे भाग जाएगा, तो कितने भाग, देखो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी जीरो आएगा, जीरो को एक से करूंगा तो भी जीरो आएगा, जीरो को दो से करूंगा तो भी जीरो आएगा, जीरो को थ्री से करूंगा तो भी जीरो आएगा, है कि नहीं। तो जीरो को किसी भी संख्या से भाग कर लो, इसका मतलब ये कहाँ तक जाता है, जीरो को इन्फिनाइट से भी भाग कर लो तो भी जीरो, तो इसका मतलब ये डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन। मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइन। जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आता है, नॉट डिफाइन आंसर आता है। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए हम जीरो को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जीरो को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। होता क्या है कि कई बुक में जीरो को अभाज्य संख्या भी दिया गया है, लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि एक से तो भाग चले जाएगा, लेकिन वो दो से भी तो जा रहा है, तीन से भी तो जा रहा है, चार से भी तो जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भाज्य संख्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ गया होगा आप लोग। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जीरो को हम कौन सी संख्या मानते हैं, भाज्य संख्या मानते हैं जीरो को। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, पूर्णांक पढ़ रहे थे, पूर्णांक है ना। पूर्णांक के बाद हम लोग देखते हैं दशमलव, डेसिमल पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखते हैं अब दशमलव, दशमलव संख्या। ठीक है, माइक थोड़ा लूज है, तो माइक क्या है बार बार अपने जगह से खसक जा रहा है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग दशमलव संख्या की बात कर लेते हैं। दशमलव संख्या क्या है कि अब देखो, सबसे पहले हम लोग दशमलव में संख्या लिख के देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं 0.25। ठीक है, ये दशमलव संख्या है। 0.666666 ऐसा रिपीट होते जा रहा है ना। उसके बाद एक दशमलव लिख देता हूँ 0.3924593225 ऐसा।
23। ठीक है, ऐसे लिख दिए। तो ये दशमलव हो गया। अब देखो इस दशमलव को मैं क्या कर, अब यहाँ पर देखोगे कि ये इस 25.25 के बाद मैं अगर कितना भी जीरो लगा दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, कितना भी जीरो लगा दूँ, क्योंकि अगर मान लो कि अब इसको जीरो लगाने का मतलब क्या है कि ये संख्या रिपीट तो हो रही है दशमलव के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पहले से ही रिपीट हो रही है संख्या, तो इसको कैसे लिखा जाता है, 0.6 के ऊपर में बार लगा दिया जाता है। बार का मतलब 0.6, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है नीचे उतना, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है नीचे उतनी बार 9 लिख देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ कोई संख्या रिपीट ही नहीं हो रही है, तो हम बार कैसे लगा दें। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, नॉन रिपीट है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अगर हिंदी जिसको समझ में आता है, ये नॉन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये संख्या क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। ये संख्या भी क्या हो रहा है, दशमलव के बाद ये संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस संख्या को क्या हम खत्म कर सकते हैं, दशमलव कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 25/100। अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं ना भी मिटाऊं तो भी संख्या के बाद जितना इधर जीरो उतना तो एक्स्ट्रा जीरो नीचे आएगा ही ना, तो 25/100 कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहां से हम लोग ने दशमलव हटा दिया, तो इसका मतलब हमने इसको दशमलव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या हमने दशमलव समाप्त कर दिया, बिल्कुल, यहां भी हमने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, यहां हम दशमलव समाप्त कर पाएंगे क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट, मतलब समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, है ना। तो आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो संख्या रिपीट हो रही है यदि दशमलव के बाद, तो उसको हम समाप्त भी कर सकते हैं। दशमलव अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम समाप्त भी कर सकते हैं दशमलव के बाद संख्या, लेकिन अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो उसको हम समाप्त भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, तो जिसको हम समाप्त कर सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, जिसको हम, गलत लिख दिया, टर्मिनेट कर सकते हैं, जिसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको रैशनल नंबर और इसे इर्रेशनल, इसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया ना। तो दशमलव नंबर का ये कॉन्सेप्ट था कि जिस दशमलव को हम टर्मिनेट करेंगे, अगर हम दशमलव को टर्मिनेट करेंगे, समाप्त करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, x/y के फॉर्म में लिखेंगे, है कि नहीं। इसको अगर हम टर्मिनेट करेंगे तो इसको भी देखो हम x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लेकिन इसको हम x/y के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। और जिसको x/y के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। इतना समझ में आ गया होगा। परिमेय अपरिमेय संख्या का इसका एग्जाम्पल लिख लो, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, 0.2, 0.5, 0.9। ये एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी क्या होता है, एक होता है कि नहीं। कभी कभी पूछ देता है आपसे, अंडर रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट में हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, तभी वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहां पर देख लो, अगर अंडर रूट में कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर है,
अगर अंडर रूट में कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर है तब वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं, तब वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेट जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते वो अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाता है। और वो उसका एक एग्जाम्पल क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है, या इम्परफेक्ट क्यूब रूट। इम्परफेक्ट क्यूब रूट याद रखना है ना। इम्परफेक्ट क्यूब रूट मतलब अगर मुझे क्यूब रूट में दे दिया हुआ ऐसे, तो इसमें भी इम्परफेक्ट होना चाहिए। देखो अगर मैं यहाँ 27 लिख दूं तो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ क्यूब लगा हुआ है, क्यूब रूट है कि नहीं, तो क्यूब रूट है तो यहाँ इम्परफेक्ट क्यूब रूट होना चाहिए। तो ये बताओ ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 27 क्यूब रूट, अब देखो यहां से ये परफेक्ट क्यूब रूट हो रहा है, 3 होता है ना इसका क्यूब रूट, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे वही अगर होता क्यूब रूट 9, तो ये स्क्वायर तो परफेक्ट है, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन क्यूब रूट परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोग को लिख लेना है, जल्दी से लिख लीजिए इसको। वीडियो में आपको गाड़ी जाने की, ऑटो जाने का आवाज आता रहेगा। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है वो रोड के जस्ट किनारे कोचिंग सेंटर है, वहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होता रहेगा, कोशिश किया गया है इसको कम करने का, लेकिन जितना हो सकता है उतना ही कर पाएंगे। तो हम लोगों ने देखा आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब नंबर कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे नंबर को हम लोग किस किस नंबर नाम से जानते हैं। और अब देखेंगे आगे, इसका अगला चैप्टर हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, ठीक है। किन किन नंबरों के साथ कौन कौन सी संख्याएं भाग जाती है, कौन कौन सी संख्याएं भाग नहीं जा पाती, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखो ये जितने भी नंबर आज हम लोगों ने पढ़े ना, ये वास्तविक संख्या थे, ठीक है। ये क्या थे, वास्तविक संख्या थे। अब अगर वास्तविक संख्या बोल रहा है तो इसका मतलब क्या काल्पनिक संख्या भी होती है, बिल्कुल होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। भाई जब हम वास्तविक संख्या बोल रहे हैं, रियल नंबर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब काल्पनिक संख्या भी होगी। तो काल्पनिक संख्या होती है, याद रखना, काल्पनिक संख्या को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस आई को बोलते हैं आयोटा, और इस आई का मान होता है अंडर रूट -1, ठीक है। इस आई का मान क्या होता है, अंडर रूट -1, और आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो याद रखिएगा इसको, कभी कभी पूछ लेता है ये, है ना। हालांकि मैंने तो देखा नहीं है कि आज तक कहीं पूछा हो कहीं पर, लेकिन बच्चे एक आध क्वेश्चन लेकर के आ जाते हैं। तो याद रखना, आई का मान अंडर रूट -1 और आई स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट, देखते हैं अगर डिविजिबिलिटी रूल हो सके तो डिविजिबिलिटी रूल कर देंगे। उसके बाद आप लोगों की बायोलॉजी की क्लास आएगी। बायोलॉजी जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा,
स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा कहने का मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, है ना। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको भी अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। उम्मीद है कि इंटरेस्ट लेकर आप लोग पढ़ोगे, है ना। चलिए ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं और आगे हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर मैथ्स का, ठीक है। अगर देखो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा लग रहा है वीडियो पढ़ने में, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, नहीं लग रहा है तो ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है भाई। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है वीडियो में, तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो या कमेंट करो, है ना। आपको लग रहा है कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए और बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके, है ना, आपको अच्छा क्वालिटी देने का एजुकेशन, ठीक है। सब्सक्राइब करना, आपको पता होगा कि मैथ्स कौन से चैनल पर आने वाला है, आधार गुरु और मेरे चैनल पाल एकेडमी, ठीक है। और इसके बाद जो साइंस का होगा, जो साइंस होगा वो साइंस किस पर आएगा, मेरे चैनल पर आएगा, पाल एकेडमी, है ना, मेरे चैनल पर आएगा पाल एकेडमी पर। आधार गुरु में क्या क्या आएगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग और साइंस प्लस मैथ्स मेरे चैनल पर आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि वीडियो आया तो आपको पता चल जाए, है ना, और मुझे भी पता चल जाए कि भाई कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।